हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, हमारा जो एजेंडा था प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना, आगे बढ़ते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको पीआईएल समझना पड़ेगा, पीआईएल क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आप लोकस स्टैंडी को पहले समझिए। लोकस स्टैंडी क्या बोलता है ना, कि आप तभी कोर्ट जा सकते हैं जब आप डायरेक्टली इफेक्ट हुए हो किसी भी चीज से। आपका डायरेक्टली इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है कि कोर्ट रिक्वायर्स दैट ओनली दोज हुज राइट्स हैव बीन डायरेक्टली वायलेटेड कैन फाइल अ लॉ सूट। ठीक है, जैसे मान लीजिए है, एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स है, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हुआ है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हुआ है, तो अब मिस्टर वाई नहीं जा सकता है लॉ सूट करने कोर्ट में कि भाई सर ऐसा है कि मिस्टर एक्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट हुआ है। इसी को कहते हैं हम लोग लोकस स्टैंडी। बट पीआईएल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर सोसाइटी के फेवर में कोई चीज है, सोसाइटी के फेवर में कुछ बेनिफिट्स के कारण अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप पीआईएल के रूप में जा सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है तो वो डायरेक्टली जा सकता है कोर्ट में और बोल सकता है कि इस फैक्ट्री को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इससे जो है नेचर को हार्म पहुंच रहा है, इससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ऑल राइट, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि ये देखो, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं है कि कोई ग्रुप जो है वही जा सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल भी है ना, वो भी जा सकता है पीआईएल के रूप में फॉर सोशल जस्टिस के लिए। इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है ना कि आप फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो स्ट्रांग होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि पीआईएल क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये किस में रिलैक्सेशन हुआ? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पीआईएल से जुरिस्डिक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जुरिस्डिक्शन में तो कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप पीआईएल फाइल कर दोगे कि नहीं भैया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो खैर ये तो एक विवादित मुद्दा है। जैसे मान लीजिए आप गए और ये बोलने लगे पीआईएल फाइल करके कि भैया बांग्लादेश जो है वो इंडिया का पार्ट है, बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इंडिया, ये कहीं से भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। जुरिस्डिक्शन जो है वो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं सस्टेनेबल है। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है आपको अभी हम बता दिए कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि सोशल जस्टिस या सोशल या फंडामेंटल राइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कोर्ट में अगर केस करना चाहता है तो वो फ्री है, स्वतंत्र है, वो कोर्ट में जा सकता है केस करने के लिए। उसको ये राइट पीआईएल के रूप में मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो लोकस स्टैंडी का ही
रिलैक्सेशन है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल भी इसी से पीआईएल से ही रिलेटेड है। सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये देखो, ये भी फिर से क्या है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है केसेस के ऊपर। अगर आपको केशवानंद भारती का केस पता है, आपको विंसेंट नारायण का केस पता है, आपको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का केस पता है, और अगर आपको विंसेंट पनीकुरलंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अगर आपको मालूम है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आपको इसमें से अगर सिर्फ केशवानंद भारती का ही केस अगर आपको पता है ना तो भी आप इसका जवाब दे सकते हो। देखो, अब कौन सा पीआईएल का केस नहीं है, तो पीआईएल का केस हमको इसमें यह ढूंढना पड़ेगा ना कि इसमें से कौन से केस में इंडिविजुअल जो है उसका राइट, इंडिविजुअल राइट डायरेक्टली वॉयलेट हुआ है। और ये सब जानता है कि केशवानंद भारती का केस जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। इसमें जो अफेक्ट हुआ था वो केशवानंद भारती डायरेक्टली अफेक्टेड था, क्योंकि उसके लैंड को लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर में स्टेट जो है वो अपने अधीन कर लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एक भी केस मालूम है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, बट फिर भी हम आपको चारों केस का एक समरी बता देते हैं कि चारों केस में हुआ क्या था। देखो, विंसेंट पानीकुरलंगारा का जो केस है ना वो डील करता है कि रेगुलेट करना है उन हार्मफुल ड्रग्स को पब्लिक सेफ्टी के लिए। जो हार्मफुल ड्रग्स मार्केट में चलते हैं, मार्केट में थे या फिर मार्केट में है, उनको रेगुलेट करने के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल फाइल किया गया था। तो ऑब्वियसली बात है कि सोशल कॉज के लिए है, सोशल कॉज के लिए है, तो ये पीआईएल इसके लिए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या है ना कि ये पीआईएल इसलिए फाइल किया गया था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ जो कैंडिडेट है ना, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये जो हमारे नेता लोग जो खड़े होते हैं ना, नेता लोग जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन नेता लोगों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि पता चले देश चलाने वाले लोग जो हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि 100% ऑफ जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए 100% जो लोग हैं वो सब क्रिमिनल बैकग्राउंड से ही है। अगर ऐसा है तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि जो जनता है, जो इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट आधार है, जो भारत को भारत बनाता है, उनके पास ये राइट हो कि वो उनको किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। और तीसरा जो विंसेंट नारायण का केस था वो था कि हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए पब्लिक पीआईएल फाइल किया गया था। तो तीनों के तो चारों केस आपको पता है। और केशवानंदा भारती में तो आपको पता ही है, केशवानंदा भारती का केस जो था उसमें सीधा सीधी था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। और विंसेंट पानीकुरलंगारा का केस जो था वो हार्मफुल ड्रग को रेगुलेट करने के लिए बोलता था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है वो बोलता था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को जो है वो पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, वो डायरेक्टली डिस्क्लोज करना चाहिए उन कंटेस्टेंट्स का जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट था विंसेंट नारायण का केस जो बोलता था कि हेल्थ कंडीशंस जो है वो इंप्रूव होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ रूल्स है जो बोलता है कि सीनियर एडवोकेट क्या क्या कर सकता है और जूनियर एडवोकेट क्या क्या कर सकता है। अब वो रूल्स आपको बार काउंसिल का जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट रूल्स है उसको पढ़ने का मौका मिला होगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है मेक कन्फेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जूनियर एडवोकेट। ये तो नहीं है। सीनियर एडवोकेट कभी भी अपने जूनियर एडवोकेट के कहने पे क्लाइंट से या क्लाइंट के बिहाफ में कंसेशन नहीं करवा सकता है या नहीं कर सकता है। जूनियर एडवोकेट के कह देने से कि ये मेरा इस क्लाइंट का को कंसेशन दिया जाए, ये सीनियर एडवोकेट कभी नहीं कर सकता है। ठीक है। एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू ड्राफ्ट अ प्लीडिंग, नहीं, ये जूनियर एडवोकेट का काम होता है। ये जूनियर एडवोकेट का काम है। सीनियर एडवोकेट प्लीडिंग्स नहीं ड्राफ्ट करता है। प्लीडिंग ड्राफ्ट करना ये जूनियर एडवोकेट। भाई जूनियर एडवोकेट को भी तो कुछ काम करने दो। सारा काम सीनियर एडवोकेट अगर खुद ही कर लेगा तो जूनियर कब सीनियर बनेगा? उसको भी तो काम आना चाहिए। एंड एक्सेप्ट ब्रीफ डायरेक्टली फ्रॉम क्लाइंट, क्या सीनियर एडवोकेट क्लाइंट से डायरेक्टली ब्रीफ ले सकता है? जी नहीं। जूनियर एडवोकेट जाके ब्रीफ लेगा। सीनियर एडवोकेट डायरेक्टली नहीं ले सकता है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लागू करता है सीनियर एडवोकेट्स के ऊपर कि आपको जूनियर के कहने पे कंसेशन नहीं देना है, आपको प्लीडिंग नहीं ड्राफ्ट करना है, जूनियर से ड्राफ्ट करवाना है, और कोई भी ब्रीफ जो है आप क्लाइंट से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, आपको जूनियर को भेजना होगा या जूनियर उसका ये ब्रीफिंग्स लेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर डी है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, कैन नॉट एक्सेप्ट ब्रीफ डायरेक्टली फ्रॉम क्लाइंट, कैन नॉट ड्राफ्ट प्लीडिंग और एफिडेविट्स, और कैन नॉट मेक कंसेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जूनियर एडवोकेट। ऑल राइट, चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।